पूछा न जिंदा रहते कभी किसी ने मेरा हाल, अब शहर में चर्चे मेरे खुदकुशी के हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। 1 घंटे 21 मिनट का सुसाइड वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखने के बाद 34 बरस के अतुल सुभाष फांसी के फंदे से लटक कर उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी इस जान के पीछे कौन है? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? ये समाज, ये सिस्टम, या फिर उनकी पत्नी? हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर एक ऐसा युवा जिसकी 5 बरस पहले शादी होती है, एक हंसता खिलता परिवार होता है, एक बच्चा होता है, लेकिन ऐसा 2 सालों के अंदर में ही ऐसा क्या हो जाता है कि उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोर्ट के चक्करों में वो इस कदर परेशान होता है कि अंत में वो अपनी दुनिया ही समाप्त कर लेता है। 2 दिन पहले ही अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी और उसके बाद से उनके सुसाइड नोट को पढ़ा जा रहा है। पूरे देश में उनके सुसाइड करने की चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह रही। उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमने भी उनके सुसाइड नोट को पढ़ा। उस सुसाइड नोट में वो जिक्र करते हैं कि 2019 में शादी.com पे जाकर उनकी शादी हुई। शादी के 2 साल के अंदर उन्हें एक बच्चा भी हो गया, लेकिन बच्चे के होने के बाद अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और उस झगड़े के बीच इस कदर उनकी दूरियां बढ़ी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद पत्नी ने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। दहेज, प्रताड़ना, क्रूरता और इसी तरीके के करीब करीब 9 केस अतुल सुभाष के ऊपर दर्ज करा दिए गए। बेंगलोर में जॉब कर रहे अतुल सुभाष के ऊपर अचानक हुए इतने सारे केसों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो बेंगलोर में जब दोनों रह रहे थे तो जौनपुर की अदालत में केस दर्ज करने का क्या मतलब था? वहां सुनवाई होने का क्या मतलब था? लगातार वो बेंगलोर से जौनपुर अपनी अदालती कार्रवाई के लिए आते रहे। इतना आसान नहीं होता होगा कि एक ऑफिस की छुट्टी, प्राइवेट जॉब में आप कितनी बार छुट्टी लेंगे, कितनी बार आपकी तारीख पड़ती जाएगी, हर बार छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं रहा होगा। बावजूद उसके वो उसके लिए आते रहे। कभी जज का ट्रांसफर हो जाता था, कभी वकील हड़ताल पे होते थे, कभी अदालतें नहीं चल रही होती थी, लेकिन वो बेंगलोर से जौनपुर के बीच आते जाते रहे, लगातार परेशान रहे। इस बीच उनकी पत्नी ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी कर दी कि आप 1 करोड़ रुपए दे दो तो हम इस केस को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड 3 करोड़ रुपए पे पहुंच गई, जिसे अतुल सुभाष ने देने से मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पैसे देकर इस केस को रफा दफा कर सके। इस केस में हद तो तब हो गई जब वहां की जज ने इस मामले में अतुल से 5 लाख रुपए की मांग कर दी कि इसके बदले वो केस को सेटल कर देगी। लेकिन अतुल ने कहा कि उसके केस को मेरिट पे सुना जाए। इस मामले में जज ने यह फैसला सुनाया कि पत्नी और बच्चे को भरण पोषण के 80,000 रुपए पर महीने दिए जाए। जिसके बाद अतुल जज से मिलते हैं और जज को यह बताते हैं कि पहले हमारी पत्नी 1 करोड़ रुपए मामला सेटल करने के लिए मांग रही थी, लेकिन अब वो 3 करोड़ रुपए मांग रही है। जिसके बाद जज कहते हैं कि वो है तो तुम्हारी पत्नी ही। लेकिन इसके बाद अतुल जज को ये बताते हैं कि मैम, आपको पता नहीं है कि इस देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर साल ना जाने कितने पुरुष सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जिसके बाद उसकी पत्नी उसी समय तपाक से बोल उठती है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड? जिसके बाद जज साहिबा उसकी पत्नी को कमरे से बाहर जाने का इशारा करती है और जज कहती है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं इस केस को सेटल कर दूंगी। जिसके बाद अतुल कहते हैं कि मैम, आप मेरे केस को मेरिट पे सुनिए और उसके ऊपर आप फैसला सुनाइए। अतुल की मौत समाज के साथ साथ उसके ससुराल वालों के साथ साथ सिस्टम पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक सिस्टम ने कैसे उसकी जान ले ली है। अतुल ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने 5 लोगों को इसका जिम्मेवार बताया है, जिसमें उसकी पहली जिम्मेवार उसकी पत्नी नहीं है। अतुल ने उसमें पहला नाम उस कोर्ट की जज का लिखा है कि मेरे सुसाइड जो मैंने अटेम्प्ट किया है इसकी सबसे पहली जिम्मेवार वो जज है। दूसरे नंबर पे उसने अपनी पत्नी का नाम रखा है। इसके अलावा अपनी सास, उसके भाई और लड़की के चाचा का नाम लिखा है। इसके अलावा जो कोर्ट में पेशकार होते हैं उनका जिक्र अतुल ने किया है। इसके अलावा अपने सुसाइड नोट में अतुल ने लिखा है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक मेरी हड्डियों अस्थियों को नहीं जलाया जाए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट रूम के बाहर किसी नाले में दहा दिया जाए। हालांकि अतुल को सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, उसे इस सिस्टम से लड़ना चाहिए था, अंत तक लड़ना चाहिए था।
लेकिन वो बड़ी जल्दी ही इस जंग को हार गया। लेकिन आज हम उसी के बहाने इन मामलों पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इन मामलों में पुरुष प्रताड़ित किए जाते हैं और उनकी पत्नियां इस मामले का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करती हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इन मामलों पे कड़ी नजर रखने वाले राजन सिंह है। आज हम इनसे जानेंगे, इन पे बड़ी चर्चा करेंगे और इसके पीछे के सारे सवालों और इनके जवाबों को जानेंगे। तो राजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आखिर अतुल सुभाष को कौन सी क्या मजबूरियां रही होंगी कि अतुल को यह सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा, उसे अपनी जान देनी पड़ी? देखिए, स्वर्गीय अतुल जी ऑब्वियसली कभी हम मिले नहीं, मगर वो जिस तरह का वीडियो उन्होंने जो रिलीज़ किया था अपने सुसाइड के पहले, वो वीडियो जो है वो काफ़ी कुछ उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो वीडियो के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। अगर आप देखोगे कि लोगों को ये लगता है कि सुसाइड के समय लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। हम लोग भी ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर कोई सुसाइड कर रहा होगा तो वो डिप्रेस्ड होगा, बिल्कुल रो रहा होगा। मगर अगर आप देखोगे तो अतुल जी के पूरे 81 मिनट के वीडियो में कहीं पर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अतुल ये समझ चुके थे कि आज के समय में इस करप्ट सिस्टम के साथ एक महिला के से कोई केस को जीत पाना, भले ही आप कितने ही सही हो, भले ही आपके पास कितने ही एविडेंसेस हों, भले ही सारी गलती किसी की भी हो और आपके ऊपर फेक केसेस लगाए गए हों, जीत पाना असंभव है। क्योंकि जिस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, वो सिस्टम इस तरह है कि महिलाओं को इतने लॉस दिए गए हैं कि वो उन लॉस का मिसयूज़ करके किसी भी एविडेंसेस, किसी भी जजमेंट या किसी भी लॉ से ऊपर जा सकती है, राइट? देखिए, जजमेंट या जज या कोई भी सही फैसला कब होता है? जब तराजू जो होता है, एक तराजू का हम एग्जांपल देते हैं, जब वो तराजू बराबर हो तो भाई आपका पक्ष, इधर का पक्ष रखा जाए और जहाँ पक्ष भारी हो उसके हक में फैसला आना चाहिए। अगर आप पहले ही किसी तराजू में बहुत सारा वेट डाल दोगे तो क्या कभी सही फैसला मिलेगा? क्या सही वजन आएगा? क्या बराबरी पे फैसला मिल पाएगा कभी? तो एक एक आदमी को, एक मैन को आज के समय में कोर्ट में, जो कोर्ट का सिस्टम है, जिस तरह के लॉ बने हैं, एक आदमी को न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अभी आपके कुछ दिन बायस लॉज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो इंसाफ की देवी है, उनके ऊपर से काली पट्टी हटा दी गई कि अब वो खुली आंखों से देख सकती है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे कौन से कानून हैं जिसके जरिए जब ये मामले इस तरीके के शादी विवाह के बाद जो डाइवोर्स के मामले आते हैं, तो उसमें ऐसे कौन से कानून हैं जिसमें पलड़ा महिलाओं का भारी हो जाता है और पुरुष उसके शिकार हो जाते हैं या बना दिए जाते हैं? तो कौन से कानून है ऐसे? देखिए, सबसे पहले मैं तो अगर कानून की बात करूं तो सबसे पहले तो जो हमारे कानून है, अगर आप देखोगे तो कानून इंडियन मेड नहीं है। हमारे कानून, ये हमारे कानून जो है वेस्टर्न के जो लॉज हैं उनको, वेस्ट कंट्रीज के जो लॉ है या बाहर के जो लॉ है जिनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, उन चीज़ों को कॉपी करके हमारे लॉज को बनाया गया है। हमारे देश में जहाँ हम बात करते हैं सनातन धर्म की, राइट, जहाँ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, आज समय अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो, अगर आप संस्कृति, भारत की संस्कृति जो कई सालों से चली आ रही है वैसे ही संस्कृति चाहते हो, तो आपको कानून भी उस हिसाब से लाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके बच्चे या आपकी महिलाएं आपकी इज्जत करें, आप महिलाओं की इज्जत करो जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप चाहते हो कि एक एक आदमी, एक बेटा अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़े नहीं, जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो कि वेस्टर्न संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मगर आज के समय में अगर आप लॉ देखोगे तो लॉ सारे वेस्टर्न संस्कृति के हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन या जिस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं या जिस तरह से समाज है वो चाहता है कि इंडियन संस्कृति फॉलो हो, तो क्लैशेस तो होने ही है, राइट? तो हमारे हमारे यहाँ जो लॉ मेकर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आपको बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति से अपना देश चलाना है, ठीक है, आपको अगर पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर इनकलकेट या इनकॉर्पोरेट करनी है देश में, तो वेस्टर्न लॉज आर गुड। मगर अगर आप चाहते हो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो कि सबसे अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति से देश चले, तो आपको आपके लॉज में भी चेंज करने पड़ेंगे। अन्यथा यही होना है जो कि हो रहा है, जो नहीं, डिवोर्सेस वो बढ़ रहे हैं। लॉज क्या है? जैसे जो भी दर्शक देख रहे होंगे या जी फिर जो बिल्कुल, बिल्कुल। जिन्होंने अतुल की भी सुसाइड को देखा है,
देखिए सबसे पहले आखिर वो लॉज क्या-क्या ऐसे हैं जिसके कारण ये हो जाता है कि फैसला उधर ही जाना एक ही पक्ष में देखिए लॉस हो बहुत जाए? सारे हैं, जो कि लॉस जब बनाए गए थे या जहाँ से भी कॉपी पेस्टेड थे लॉस, वो उस समय आज से 40-50 साल समय पुराने समय को देखते हुए बनाए गए थे, जहाँ पर ऑब्वियसली महिलाएँ जो होती हैं काफ़ी वल्नरेबल होती हैं। ऑब्वियसली उनके खिलाफ काफ़ी हिंसा होती है या काफ़ी क्राइम्स होते हैं, उसको देखते हुए उस समय के हिसाब से वो कानून बनाए गए थे। और उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए थे, जो कि आज भी दिए जाने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उन अधिकारों का अगर मिस यूज़ हो रहा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि उन अधिकारों के ऊपर आप वो अधिकार दो, मगर अगर उसका कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके लिए सज़ा सज़ा के भी लॉज़ आने चाहिए। अब अगर आप बात कर रहे थे कि कौन-कौन से कानून हैं, तो ऑब्वियसली 498 ए आज के समय में सबसे खतरनाक हथियार है और सबसे खतरनाक लॉ है, जिसका मिसयूज़ बहुत हो अगर आप देखोगे तो 498 ए में बहुत कम लोगों को सज़ा होती है। क्या है 498 है क्या? 498 आपका डाउरी एक्ट है, जहाँ पर लोग आप मतलब महिला एक महिला के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगर महिला के साथ दहेज को लेकर माँग करके उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो 498 ए लगाया जा सकता है, राइट? दहेज को लेके प्रताड़ित, क्रूरटी भी आता है, इसमें बहुत सारे लॉज़ हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप इसके आउटकम देखेंगे, तो 498 में आप कितने लोगों को जानते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को दहेज के लिए सज़ा हुई? आप जानते हैं किसी को पर्सनली? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मगर क्या आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं और चल चुके हैं? हाँ, केसेस तो बहुत चलते सारे लोगों होते को हैं। हाँ, जानते हैं, बिल्कुल। राइट? तो 498 जब कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं एक मेन के पास, एक आदमी के पास। या तो वो सेटलमेंट कर ले हुँ, और एक बड़ा अमाउंट अपनी वाइफ को दे दे, जो उसके पास खुद नहीं है। हुँ, जितनी वो सैलरी नहीं कमाता, उसका 5 साल में जितनी या 8-10 साल में जितनी सैलरी कमाएगा वो, उतनी सैलरी एलिमनी के तौर पे दे के वो आज़ाद हो जाए। हुँ, या कोर्ट ऑर्डर कर देगा कोई ना कोई लमसम अमाउंट, सजा नहीं देगा, क्योंकि सजा के लिए उसके पास सजा के वो है ही नहीं, मगर कोर्ट एलिमनी ऑर्डर करेगा, मेंटेनेंस ऑर्डर करेगा और उससे एक मोटी रकम या तो हर महीने लेगा या तो एक एक तरफा एक साथ बहुत मोटी रकम को ऑर्डर कर देगा। अब वो अमाउंट उसको देना पड़ता है, अगर वो अमाउंट देने में असमर्थ है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है और उसको नीलाम करके बीवी को पैसा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक लॉ है जिसका मिसयूज हो रहा है और मिसयूज के चलते बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। लाडली बहना योजना पता है आपको? हाँ, जो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र शुरू हुई मध्य थी, प्रदेश से शुरू है और शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में चल रही है। अगर आप देखोगे तो लाडली बहना योजना में वो लोग भी अप्लाई करते हैं और काफी केसेस आए हैं जिसके अंदर वो लोग एलिजिबल भी नहीं होती है जो महिलाएं। हुँ, क्यों करते हैं? भाई फ्री में मिल रहा है तो ले लो, पकड़े जाएंगे तो कौन सी सजा होगी? समझ रहे हैं आप? कोई सजा नहीं हुई किसी लाडली बहना को, कोई सजा हुई है जिसके जो एलिजिबल नहीं थी पैसे के लिए, मगर उसके बाद भी उसने अगर पैसे ले लिए हैं या उसको पकड़ लिया गया कि गलत पैसे ले रही है, तो क्या कोई सजा हुई उनको? नहीं। कोई सजा नहीं हुई। तो सिमिलरली 498 भी इसी तरह से है कि पैसा मांग लो, परेशान कर लो, हुँ, मिल गए तो चांदी ही चांदी और नहीं मिले तो कोई केस तो होना नहीं है उनके ऊपर। हुँ, हुँ। और यहाँ परेशान कौन होता है? एक आदमी, एक मैन, एक बेटा, एक फादर और उसके पूरे घर वाले, ये सारे परेशान होते हैं क्योंकि कोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत परेशान करने वाला है। आप 498 या कोई भी केस अगर एक एक पुरुष पे आता है, उसके ऊपर महिला के पास इतनी चीजें हैं कि महिला उसको आराम से परेशान कर सकती है और मेंटल टॉर्चर कर सकती है। तो इसकी वजह से ये सारा मामला जो हुआ है ये इसी की वजह से हुआ है। तो अतुल के मामले को भी अगर देखें, अतुल के मामले में भी वही सुसाइड के एंगल में जब उसने जज के सामने इसकी बात की थी और अगली हियरिंग पे जब वो मिले कोर्ट के बाहर, बिल्कुल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मैंने तो सोचा था कि सुसाइड की खबर आएगी। जिसके बाद वो अतुल बोलता है कि फिर तुम पार्टी कैसे करोगी अगर मैं सुसाइड कर लूँगा तो? बिल्कुल, बिल्कुल। और तो उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे सुसाइड करने के बाद भी तुम्हारी संपत्ति में हमारा हक होगा, बहू का हक होता है। बिल्कुल। तो आखिर इसमें सुधार कैसे हो सकता है कि और अतुल जैसे एक अतुल ने तो अपनी जान गँवा दी, कोई दूसरा अतुल इस देश में और ना बन जाए, उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर मेरे पास सॉल्यूशन होता तो शायद अब तक मैं न्यूज़ में पहला जा चुका होता, मगर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ बताता हूँ।
जो प्रॉब्लम्स मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं और एक कई लोगों से मैं इस बारे में बात भी करता रहता हूँ क्योंकि मेरे एक बहुत क्लोज जो व्यक्ति है वो भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहा था, तो उसके साथ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। ये हमें बचपन से समझाया जा रहा है। अगर दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध है, बिल्कुल। राइट? तो सबसे बड़ी बात कि अगर शादी हो रही है तो बिना दहेज के हो, और अगर कोई दहेज मांग रहा है आपसे तो शादी वहीं टूट जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ऑब्वियसली बाद में केस करने पर भी घर टूटना ही है। मान के चलिए एक लड़के ने एक अपनी बीवी से को प्रताड़ित किया दहेज के लिए, तो बाद में भी प्रॉब्लम आनी ही है क्योंकि वो मांगता रहेगा पैसे, और पहली बार आप दोगे तब भी प्रॉब्लम आनी ही है। तो इससे अच्छा जब पहला इंसिडेंस होता है जब वो आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो पैसे देने की जगह सीधा उस पर केस कीजिए। आप पैसा मत दीजिए, आप सीधा केस कीजिए उसके कि भाई ये दहेज मुझसे मांग रहे थे, मैंने इनको दहेज नहीं दिया, मैं केस कर रहा हूँ, या मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि पैसे देने के बाद केस होता है? पैसे देने के बाद ही केस क्यों होता है और चीजें बिगड़ती वहीं पर है? या तो देखो दहेज बिल्कुल नहीं होता है, और होता है जहां दहेज की बात आती है कोर्ट तक आती है, मतलब कि दहेज लेने के बाद भी प्रताड़ित किया गया है, यही होता है इसके अंदर, हाँ, बिल्कुल। राइट? तो जहां दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, सरकार को ये करना चाहिए। कई वेस्टर्न कल्चर्स में ये होता है कि वेस्टर्न कल्चर्स में आपको पूरा आपको बताना पड़ता है, एक एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई क्या क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या क्या नहीं दिया जा रहा है। डाउरी हमारे यहाँ ही है, डाउरी और किसी संस्कृति में नहीं है, नहीं है। राइट? तो उसी चीज को जब आप सारे लॉस कॉपी कर रहे हो और पेश कर रहे हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते आप पहले ही एफिडेविट लिखवाइए कि कोई भी चीज हम डाउरी नहीं दे रहे हैं, या ना हम डाउरी ले रहे हैं। अगर वो आपस की चीज है तो उसको आप डाउरी के रूप में नहीं मानोगे, क्योंकि कई बार शादी में ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, आप भी बिहार से हैं, जितना मुझे आपका पता है, मैं आपको काफी फॉलो करता हूँ, तो आप भी बिहार से हैं। बिहार में भी यही होता है, कोई आज के टाइम पे आगे बढ़ के नहीं मांगता है। आपकी जो खुशी हो आप वो कर दीजिए, मेरी जितनी खुशी होगी, जहाँ लड़की का बाप दहेज बोलता है जिसको, वो गिफ्ट देता है, और वहीं लड़के के बाप या लड़की की फैमिली से भी लड़की को सोना मिलता है, बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं, तो वो तो नहीं बोलते कि इन्होंने दहेज मांगा है। ये गिफ्ट ही होता है ना आइडली। आप बताइए, अगर आपके क्लोज में किसी की शादी आपने देखी होगी, तो दहेज की बात नहीं होती, बात होती है कि इन्होंने ये दिया, हमने ये दिया। ये गिफ्ट होता है दोनों तरफ से। अगर आपको गिफ्ट नहीं देना, गिफ्ट मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए गिफ्ट। आप बिना गिफ्ट के शादी कीजिए। मैं तो कहता हूँ बहुत शांतिपूर्वक शादी कीजिए, बिना दिखावे के शादी कीजिए, काफी पैसा बचेगा, उस पैसे को अपने करियर के लिए, अपना अपने अपने आगे फ्यूचर के लिए बचाइए, राइट? तो सबसे पहली बात, दहेज देना अपराध है तो लेना भी अपराध है, ठीक है? और लेना अपराध है तो देना भी अपराध है। तो पहले इंस्टेंस पे ही आपको इसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो अगर पहली बार शादी के बाद मान के चलो अगर ऐसा होता है, तो आप तुरंत केस कीजिए, लड़की वालों से ये बोलते हैं, ठीक है? और अगर आप दहेज दे रहे हो तो आप भी क्राइम कर रहे हो। अगर कोई लड़की और या लड़की के घर वाले अगर ये कोर्ट में केस डालते हैं कि भाई हमसे दहेज की मांग की गई और हमने पैसे दे दिए, फिर एक्स्ट्रा पैसे की मांग की गई और ऐसा किया जाता है, तो पहला केस लड़की पे और उसके घर वालों पे होना चाहिए कि भाई तुम तो कबूल कर रहे हो कि तुमने दहेज दिया है। अब तुमको प्रूव करना है कि उसने लिया है या नहीं लिया है, या तुमने दिया है या नहीं दिया। तो लड़के वाले पे तो केस करोगे करोगे आप। पहला केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए कि आपने दहेज दिया क्यों, जब आपको पता है तो, है या ना? फिर जब फैसला आएगा तो जो पक्ष वहां पर वो पाया जाता है उसको सजा होनी चाहिए, और जो पक्ष झूठ बोल रहा है उसको सजा होनी चाहिए, और जो पक्ष सच्चा है उसको रिहा करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है जहां पर एक पनिशमेंट मिल जाती है झूठे केसेस पे कि भाई तुम तो कबूल कर रहे हो कि तुमने दहेज दिया है, हम आपके ऊपर भी एक केस दर्ज करें, बकायदा जमानत आपकी भी होगी, आप केस लड़िए। केस लड़ने के बाद अगर पाया जाता है कि आपने झूठ बोला तो सजा आपको होगी। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे मामले, ये जो झूठे मामले हैं ना, वहां पर खत्म हो जाएंगे, झूठे फेक केसेस। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है सिस्टम का, जज का जिक्र किया है कि उसे जज ने किस तरीके से कहा कि 5 लाख रुपए आप दे दीजिए, मैं केस को सेटल कर दूंगी। राइट। और वो उस चीज से भी परेशान दिखे कि वो बेंगलोर में जॉब करते थे। बहुत बार उन्होंने भी पेशकार को पैसे दिए कि उनकी डेट शनिवार की लगा दी जाए, राइट। ताकि वो आराम से आ सके और वो संडे की उनकी छुट्टी हो जाए। और करीब करीब 2 सालों में 120 बार उनकी डेट पड़ी। तो उस दौरान उन्होंने उस सिस्टम के जंजाल को झेला, और उसका भी वो जिक्र करते हैं। और इसीलिए सुसाइड में उन्होंने जो पहला नाम लिया है कि मेरे सुसाइड का जो जिम्मेवार है
इसमें उन्होंने पहला नाम जज का ही डाल दिया है कि इसके लिए वो जज जिम्मेवार है। तो आखिर सिस्टम कैसे तोड़ देता है इन मामलों में एक पुरुष को या पति को कैसे तोड़ देता है? देखिए एक मेरे को नाम नहीं पता है उनका, एक काफ़ी फेमस सी हस्ती है इंडिया के बाहर की और काफ़ी पुराने हैं। उनका एक कोट है कि जब आप अदालत जाओ ना, तो सबसे पहले आपको अपना बचाव अपने खुद के वकील से करना है। हुँ, मैं आपको वो नाम बताऊँगा कभी रहेगा तो, मेरे को नाम याद नहीं रहा। एक कोट है कि ठीक है। अगर आप अदालत चले जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना बचाव अपने वकील से अपने करना है। अपने वकील से ही करना है। देखिए सिंपल चीज़ है, कोर्ट में जो मैंने भी देखा है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे काफ़ी काफ़ी क्लोज परिचित मेरे उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके साथ भी मैंने देखा है काफ़ी। हर महीने उनको आना होता था। जो उनकी एक्स जो अपोजिट पार्टी थी, जो उनकी वाइफ है, वो नहीं आती थी 3-3 पेशियों में, 1 पेशी में आती थी, 3 पेशियों में नहीं आती थी, मगर इनको जाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाएँगे, तो बड़ा बवाल हो जाएगा कोर्ट में। तो जज क्या ऐसा करते हैं कि वो पति को बुलाते हैं और पत्नी को नहीं बुलाते हैं? महिलाओं के लिए हमेशा काफ़ी काफ़ी सॉफ्ट सा उनका मिजाज होता है, काफ़ी सॉफ्ट सा रवैया होता है, मगर अगर पुरुष नहीं जाए, तो 10 तरह की चीज़ें होती हैं। पुरुष को ये भी डर लगता है कि भाई मेरे पीछे कुछ ना हो जाए, और ऐसा होता भी है कई बार, राइट? कई बार जो मेरे मित्र हैं, उनके साथ ये हुआ है कि महीने में 4-4 पेशियाँ पड़ी उनकी, और चारों पेशी में वो पहुँचे और चारों पेशी में उनकी अदर पार्टी नहीं आई, और ये 5-8 हज़ार रुपए लगा के वहाँ गए, और हर पेशी पे मैं सच बता रहा हूँ आपको, अतुल भाई के साथ, अतुल भाई के लिए तो रोने का दिल करता है कई बार। 40 पेशियाँ की हैं पिछले 2.5 साल में उन्होंने, 40 पेशियाँ बैंगलोर से जौनपुर। और यकीन जानिए जब मैं अपने मित्र से बात करता था ना, तो हर पेशी पे जब वो ट्रेन में होते थे या फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, फ्लाइट तो नहीं, ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे होते थे, उससे पहले मुझसे जब भी बात होती थी उनकी, तो वो हमेशा यही बोलते, यार इस बार अच्छा हो जाएगा, यार इस बार आ जाएगी ना वो तो काम हो जाएगा मेरा, इस बार मेरे बच्चे से मुझे मिलने को मिल जाएगा। मगर हर बार ये होता था कि वो नहीं होती थी, और होती थी तो इसमें देखिए अलग अलग तरीके से, जैसे कि अतुल भाई ने बताया था उस वीडियो में, अलग अलग तरीके से चीज़ों को जानबूझ के लेट किया जाता है ताकि सामने वाला परेशान हो, क्योंकि वो तो सामने वाला तो उसी सिटी में रह रहा है, हुँ, या उसने तो केस कर दिया है। अब उसको पता है कि ये तो आएगा, इसका पैसा भी लग रहा है, ऑफिस से भी टाइम निकाल के आ रहा है, ऑफिस में भी इसको इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस, और हर बार इसके साथ बदतमीजियां हो रही हैं, तो वो टूट जाए बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी है, महिलाएं खासकर, एक पेशी में आएंगी, अगली 2-3 पेशी में नहीं आएंगे, मगर बंदा हर बार आ रहा है, और बेचारा आ रहा है, पूरा दिन कोर्ट में बैठ रहा है कि अब आएगी, अब आएगी, अब आ जाएगी, अब शायद कुछ हो जाएगा, अब शायद जज साहब के पास फाइल पहुंच जाएगी या रिप्लाई देगी। मैं आपको कोर्ट का भी प्रोसीजर पूरा बताऊंगा अभी। और फिर बेचारा वैसा का वैसा चला जाता है। और सोचिए अतुल भाई ने 40 बार किया है, और ना सिर्फ अतुल भाई ने, बल्कि अतुल भाई के माता पिता और भाई, ये भी हर बार वहां जाते थे बिहार से, ठीक है, और ये बैंगलोर से आते थे। और उन्होंने ज़िक्र किया है कि अगर पैसे दे दो तो डेट लेट पड़ जाती थी, और अगर आपने पैसे दिए हों और अगर आपसे ज़्यादा पैसे सामने वाले ने दे दिए तो डेट जल्दी पड़ जाती थी। कि बिल्कुल। ऐसा भी कई बार हुआ, अतुल ने जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है कि वो यहाँ से अटेंड करके, केस अटेंड करके वो अभी बैंगलोर पहुँचे ही थे कि 2 दिन बाद फिर से नई डेट मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल वो अदालत के अंदर का वो सिस्टम समझा रहे थे कि किस तरीके से पैसे पे वो सिस्टम काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर देखिए ये सभी को पता है। अगर कोई वकील, कोई बंदा कोर्ट में भी नहीं गया ना आज तक, हुँ, अब उससे पेशी है कि पेशी पे क्या करना पड़ता, तो बोलेगा बाबू को 50-100 रुपए दो, पेशी मिल जाती है अगली। या आपने भी सुना होगा, आप तो कोर्ट नहीं गए जितना मैं नहीं, नहीं। जानता हूँ, आप 50-100 रुपए दो और पेशी अगली मिल जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों को भी प्रोफाइलिंग करना आता है क्लाइंट की, ठीक है। ये लोग भी फाइल पढ़ते हैं, जो बाबू लोग होते हैं, ये लोग भी फाइल पढ़ते हैं, ठीक है। मैं सबके बारे में नहीं कहूंगा ये, मगर मैंने जित कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग अच्छे भी रहे, कुछ लोग बुरे भी रहे। कई लोग ऐसे होते हैं प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, फाइल पढ़ लेता है, अच्छा बंदा करता क्या है, ठीक है। आईटी प्रोफेशनल मतलब इनकी लॉटरी लग गई, ना सिर्फ बीबी की लॉटरी लगी, बल्कि पूरे कोर्ट के सिस्टम की लॉटरी लग गई, वकील की लॉटरी लग गई, बाबू की लॉटरी लग गई। जैसा कि अतुल भाई ने वीडियो में बताया है कि एक नॉर्मल आदमी से 50-100 रुपए लेके वो पेशी दे देंगे, मगर एक बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो उससे ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे। और सोने पे सुहागा तब होता है जब बंदा आईटी या डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल बंदा जो ज्यादा कमाता है, उससे 1000-2000 आम बात है, ये मांगे जाते हैं उससे पेशी देने के लिए। उनको पता है
कि बंदा बार-बार नहीं आएगा, तो जानबूझ के ज़्यादा उसकी जल्दी-जल्दी पेशी लगाई जाती है ताकि अगली बार ये मुझे पैसा दे। पैसा नहीं देगा तो मैं बार-बार बना के उसको परेशान करूँगा। वहाँ से आने में, फ्लाइट से आने में, ट्रेन से आने में, टैक्सी में, रुकने में उसका 8-10 हज़ार रुपए खर्च होना है। 2,000 रुपए मुझे दे देगा तो मैं उसकी एक पेशी बचा दूँगा, हम्म। एक समय बचा दूँगा। तो ये स्कैम है। वकील भी यही करते हैं। वकील एक केस को इतना लंबा खींचते हैं जानबूझ के कि जितनी बार आएगा मुझे पैसा मिलेगा। ये एक पूरा का पूरा एक नेक्सस चल रहा है वहाँ पे और कोर्ट में। जज भी क्या पैसे लेकर फैसले बदल देते हैं? देखिए, जज के बारे में मैं कुछ कह पाऊँ, जज एक जो पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत हालांकि आदरणीय अतुल ने होती है। लिखा है कि 5 लाख रुपए उनकी जज ने तो मांगा था बिल्कुल, कि ये केस सेटल करने के लिए मुझे 5 लाख दे दो, मैं केस सेटल कर दूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना कोर्ट गया नहीं हूँ। मैंने कभी ये लाइव नहीं देखा कि मैं आपको एक्सपीरियंस बता पाऊँ, मगर मैंने कई लोगों से सुना है जो जिन लोगों के साथ मैं हूँ कि कई बार डिमांड वहाँ से भी आ जाती है। यहाँ इस केस में बहुत डायरेक्टली आई है, कई केस में इनडायरेक्टली आती है। वकील आके बोलते हैं कि एक काम करो, इतना-इतना कर दो और इतना पैसा जज के पास जाएगा। आई एम श्योर कि आपने भी ये कहीं न कहीं सुना ज़रूर होगा कि इतना पैसा जज को जाएगा, इतना पैसा इसको जाएगा, उनके वकील को जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यार आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि यार मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, अब मैं पैसा दे-दा के छोड़ूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को एक कल्प्रिट को भी सज़ा नहीं होगी क्योंकि सेटलमेंट करवाते हैं। अगर कोई सज़ा या भी पाने वाला अगर कोई आदमी होगा जिसने वाक़ई ये चीज़ें की होंगी, वो पैसा दे के बच सकता है। और इन मामलों में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसा कि केस होता है, जैसे अतुल ने भी लिखा कि वो पिछले 3 साढ़े 4 साल का उनका लड़का था और पिछले 3 वर्षों से वो बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, है ना? तो और इन तरह के मामलों में किस-किस तरह की परेशानियाँ जो पति होते हैं, उनके नज़रिए से क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको सबसे पहली बात तो एक और और उसके लिए उन्होंने बच्चे के लिए भी बड़ा लंबा लिखा है सुसाइड नोट बिल्कुल, मैं में, अगर आपको आप उसके बताएँ बारे में तो? बताऊँगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति के एक आदमी को क्या-क्या परेशानी होती है कोर्ट जाने में। भले ही केस बीवी करे, चाहे पति करे, पति अगर उसको साथ रखने का भी केस करता है ना कि मुझे साथ रखना है, तो भी एक धारा होती है, धारा 24। अब क्या होता है कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आ रही है, भाई मेरा बच्चे से नहीं मिलवा रही है, आप मुझे पत्नी को मेरे साथ रहने के लिए बोलिए और मेरे बच्चे को रखिए क्योंकि आजकल तो मनमाने चीज़ें चल रही हैं। हुँ, अब उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसीडिंग कैसे होती है कि एक पत्नी पहले तो आएगी नहीं, फिर एक टर्म होता है कोर्ट में तलवाना भेजा जाता है, कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भिजवाया जाता है, ओके। उसके बाद आना ज़रूरी है। तो उसके बाद भी वो आती है। उसके बाद आने के बाद कोर्ट सबसे पहले क्या बोलता है कि आके काउंसलिंग कीजिए। चलो काउंसलिंग इज़ अ वेरी गुड, द फर्स्ट काउंसलिंग इज़ वेरी गुड कि ठीक है भाई, दोनों के बीच में क्या है, क्या नहीं है, दोनों अपनी शिकायतें डाल दें, तो जज के पास पता चल जाता है बेसलाइन क्या होता है। ठीक है। पर सबसे बड़ा सीन ये है कि जो जो काउंसलिंग करते हैं, ये काउंसलर इफ़ेक्टिव नहीं है। ये काउंसलर भी वही भाषा बोलते हैं जो कि वकील या बाबू जो भाषा होती है जो, ये पैसे आपसे डायरेक्टली नहीं माँगते, मगर ये जानबूझ के सेफ खेलते हैं थोड़ा-सा। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे जो कि पत्नी के फ़ेवर में नहीं हो क्योंकि ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं, पत्नी के फ़ेवर में जाते हैं। अगर आप पत्नी को जिता दोगे ना, तो कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे, मगर अगर आपने पति को जिता दिया, तो कितने सवाल उठ जाएँगे आपके ऊपर। ये होता है हुँ, हमारे हुँ। हिंदुस्तान में। तो जो काउंसलर होता है, वो काउंसलर जानबूझ के काफ़ी सारे फैक्ट्स को नहीं लिखेगा। अगर बंदी बदतमीज़ी भी कर रही है, वो बीवी वहाँ को काउंसलिंग रूम में बैठ के पति को कुछ भी बोल रही है, वो मेंशन नहीं करेगी उसको। मगर अगर पति ने एक ज़रा-सी चीज़ बोल दी या पति थोड़ा-सा दूर भी बैठ गया, इतनी दूर बैठे हो क्या रखोगे तुम उसको? इस तरह की बातें भी होती हैं कोर्ट में। आई एम श्योर जो लोग मेरी इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं, अगर उनको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होगा, जिनके साथ काउंसलिंग हुई होगी, तो उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। ठीक है? अब काउंसलिंग के बाद क्या होता है, काउंसलिंग के बाद में जैसे कि मैंने पहले तो एक व्यक्ति है जिसने एक सेक्शन 9 लगाया कि भाई मुझे मेरे विवाह को पुनर्स्थापित करने में मेरी ठीक है, सहायता करें ठीक और है। मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाया जाए। तो सबसे पहले वो आती नहीं है 2-4 महीने, जब वो आएगी तो सबसे पहले काउंसलिंग में भेज दिया जाएगा। अब वो बोलेगी कि ठीक है हम अगली पेशी पे जवाब देंगे। जो भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं उसका जवाब उनको देना होता है। ठीक है? तो वो जवाब नहीं देती है वो। वो जवाब देने की जगह आजकल महिलाएँ धारा 24 लगाती हैं, सेक्शन 24 लगाती हैं। सेक्शन 24 के बारे में शायद क्या आपको है? पता हो, सेक्शन 24 गुज़ारा भत्ता ही है ओके। कि भाई साहब मैं ये केस लड़ने के लिए या कोर्ट से वो कहती है कि मैं ये केस लड़ने के लिए एक अच्छे कानूनी वकील को हायर करने के लिए और इस केस को लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे केस लड़ने के लिए दिए जाएँ, वकील के लिए दिए जाएँ
और क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करने के लायक नहीं हूँ, तो मुझे गुजारा भत्ता भी दिलवाया जाए और मेरे बच्चे को भी गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। ठीक है। वाकई अगर कोई एक औरत है जो कि वाकई सताई गई है और जो वाकई नहीं है, तो उस केस में तो ये ठीक है कि दिलवाना चाहिए भाई। मगर कई बार ऐसा होता है, आई एम श्योर कि आपको भी कई लोग मिले होंगे ऐसे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की है, कि एक लड़की मेरी जो परिचित है, उनकी वाइफ डॉक्टर है। ओके। उनकी वाइफ डॉक्टर है और एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य करती है, और उसकी सैलरी कम से कम 60,000 रुपये है। और वो कोर्ट में लिखवाती है कि मैं अपना भरण पोषण करने के मैं असमर्थ हूँ। धारा 24 लगाती है, सेक्शन 9 का जवाब नहीं देती है, धारा 24 लगा के बोलती है कि मुझे 70,000 रुपये पति से दिलवाए जाए, ठीक है, महीने के, प्लस 5,000 रुपये मेरे 10,000 रुपये वकील के दिलवाए जाए हर महीने, हर पेशी के 10,000 रुपये दिलवाए जाए, और मुझे ये सारी चीज़ें दिलवाई जाए। जबकि वो खुद अपने पति से ज़्यादा कमाती है, मगर उसके बाद भी वो ये चीज़ मांग लेती है। अब इसमें क्या होता है, अब धारा 24 जब लग जाती है तो सेक्शन 9 को साइड रख दिया जाता है। पहले पहले धारा 24 का रिप्लाई पति को देना होता है, तो पति क्योंकि जेन्युइन है, तो पति सबसे पहले अगली पेशी पे धारा 24 का रिप्लाई दे देता है, जवाब दे देता है। अब पत्नी को धारा 24 का मिल जाता है, तो पत्नी फिर 2 पेशियों में नहीं आती, 3 पेशियों में नहीं आती, करीबन 10 महीने हो चुके हैं इस केस को लड़ते हुए। और धारा 24 लगी थी, मान के चलिए उसने दिसंबर में लगाई धारा 24। अब 2-3 महीने 2-3 पेशी पे और नहीं आया, और उसने बाबू को दिए 200 रुपए, और बाबू से किया कि अगले 3 महीने की डेट दे दे, और महिला की बात मान ली जाती है, ठीक है, 3 महीने की डेट दे दी। उसके बाद भी वो धारा 9 का रिप्लाई नहीं करती है, और फिर धारा 9 का रिप्लाई 10 महीने 15 महीने बाद देगी। कोर्ट में जज के सामने तब तक जरा या फिर बहस नहीं होती है जब तक कि सबके रिप्लाई नहीं आ गए, मैंने कुछ लगाया या उसने कुछ लगाया, जब तक उसके रिप्लाई नहीं दे दिए जाते हैं तब तक जरा नहीं होती है, बहस नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। धारा 24 का सबसे बड़ा सीन ये है कि धारा 24 में एक तो फाइनल डिसीजन आता है, एक इंटरिम डिसीजन आता है। इंटरिम डिसीजन जब तक केस चल रहा है तब तक का पैसा, तब तक कुछ बांध दिया जाता है कोर्ट द्वारा। और दूसरा, जब केस खत्म होता है, सारी जिरह हो जाती है, एविडेंसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आता है कि पैसा देना है तो कितना देना है, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसमें एक क्लॉज है कि धारा 24 का पैसा अगर इंटरिम ऑर्डर होता है या फाइनल ऑर्डर होता है, तो धारा 24 का पैसा उस डेट से दिया जाना चाहिए जिस डेट को उसने अप्लाई किया है वाइफ ने, धारा लगाई है। वाइफ जानबूझ के उसको लेट करती है, और जानबूझ के पति को परेशान करने के लिए 5-8 महीने बाद 10 महीने बाद उस कोड को प्रॉपर में लेकर आती है, नहीं कि सारे रिप्लाई देती है, सेक्शन 9 का रिप्लाई नहीं दे रही है वो। और जब तक वो नहीं देगी तब तक की केस प्रॉपर में नहीं आएगा, बहस पे नहीं जाएगा। तो अब पति के ऊपर जैसे इंटरिम होता है, इंटरिम पे भी मैं आऊंगा, इंटरिम होता है तो इंटरिम में जैसे मान के चलिए 15,000 रुपये ऑर्डर कर दिए कोर्ट ने, तो 15,000 रुपये तो इस महीने का देना है, पिछले जो 7 महीने थे उसके भी 15 इंटू 7 कर लीजिए, 1,05,000 उसे देने पड़ेगा। एक बंदा कैसे दे पाएगा एकदम से 1,05,000 रुपये, तो वहां मेंटली परेशान कर दिया जाता है उसको, समझ रहे हैं आप। डिले कौन कर रहा है, पत्नी। सेक्शन 9 का रिप्लाई देने में उसको 24 लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, मगर सेक्शन 9 का रिप्लाई करने में उसने 1 साल लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ आंसर ही नहीं थे। अब वो बना रही है चीजें, और जानबूझ के इसको परेशान करने के लिए कि एक साथ पैसा निकलेगा तो ये दे नहीं पाएगा। अगर 15,000 रुपये पहले दिन से ऑर्डर हो जाते तो वो 15 दे सकता था, एक तरह से हो सकता है दे, उसको उतना बड़ा भार नहीं पड़ेगा। मगर एक साथ 1,25,000 रुपये, 1,07,000 रुपये, 5,000 रुपये मांग लिए जाएंगे तो कितना भार पड़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो ये एक टैक्टिक होती है। अब धारा 24 में, जैसे कि अतुल भाई ने भी बताया था कि धारा 24 में या जब भी मेंटेनेंस का, जैसे धारा 125 उन्होंने बताई थी, किसी भी इंटरिम या मेन ऑर्डर को ऑर्डर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि 2022 का एक केस है, 2020 का रजनीश वर्सेस नेहा केस है। तो कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर या 24 या इंटरिम या परमानेंट ऑर्डर देने से पहले आपको रजनीश वर्सेस नेहा का एक एफिडेविट का एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। दोनों पार्टीज को, खासतौर से सबसे पहले वो देगा जिसने केस लगाया है मेंटेनेंस के लिए, उस पार्टी को अपना आय व्यय का सर्टिफिकेट, आय व्यय की पूरी जानकारी देनी होती थी, वो शपथ के अंदर देनी होती है। और फिर जब उसकी आ जाती है तो कोर्ट पति को बोलता है कि अब आप दीजिए, ठीक है, या जो अनावेदक है उसको बोलती है कि आप दीजिए। इस केस में, अतुल भाई के केस में, और मैंने भी उस केस में देखा है कि कोर्ट ऑर्डर दे देता है बिना इसके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी नहीं माना जाता।
और सबसे बड़ी बात, अतुल भाई जिस जगह पर टूटे होंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। लोअर कोर्ट ने तो गलत फैसला दे दिया बिना किसी चीज के। अब इस चीज को करने के लिए आदमी हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में जज बोलता है पहले पैसा जमा करो तब सुनेंगे आपको। अगर उसके पास पैसा ही होता तो वो पैसा दे देता ना। तो फिर हाई कोर्ट क्यों आता? वो उसके पास पैसा नहीं है और गलत ऑर्डर हुआ है। वो आपसे प्रूव कर रहा है, वो आपको रीजन दे रहा है क्यों गलत ऑर्डर हुआ है ना। रजनीश वर्सेस नेहा का IVI सर्टिफिकेट दिया गया है, मगर आप बोल रहे पहले पैसा जमा करो उसके बाद हम आपको सुनेंगे। ये अतुल भाई ने बोला और ये मैंने मेरे परिचित के केस में भी देखा है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये सिस्टम है आपका। ये सिस्टम इतना इतना करप्ट हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक बता देता हूँ, लड़की से पैसा कोई नहीं लेगा। पैसा कौन देगा? पति। पति देगा। तो पति को अब पैसे का सोर्स बनाया गया है, जहाँ पे पूरा कोर्ट चलता है, घर चलते हैं लोगों के, वकीलों के। और वकीलों के बड़े बड़े घर होते हैं। अरे मैं तो इतना भी बोलता हूँ आपको, किसी कोर्ट में जाइए आप, एक बार बाबू को देख लीजिए वहां के, ठीक है? और एक बार शाम को बाबू के घर चले जाइए उसका पीछा करते हुए, और देखिए कि कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है बाबू। बाबू के घर में कम से कम 2 कार होंगी, 3 कार होंगी, बेटा कम से कम बहुत बढ़िया से कॉलेज में पढ़ रहा होगा, और बड़ा सा घर होगा जिसमें 4-5 किराएदार तो होंगे ही होंगे। एक बाबू जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है, मगर उसके पास इतनी फैसिलिटीज होती यानी कि कोर्ट में काफी करप्शन है। है। बिल्कुल। बच्चे को लेकर भी अतुल जी ने काफी लिखा उस सुसाइड नोट बच्चे का सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखिए, बच्चा तो दोनों का था, में। है ना? और कोई भी पढ़ी लिखी औरत या कोई भी जिसके साथ अत्याचार हुआ होगा यार, कम से कम उसको इतनी कर्टेसी तो होनी चाहिए। उस वो तो ममता है ना, उसको तो ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए दोनों ज़रूरी हैं। अगर बच्चा सिर्फ माँ ही पैदा कर पाती तो आदमी तो होता नहीं। एक बच्चा को पैदा करने के लिए 2 लोग की ज़रूरत होती है, एक बाप और एक माँ की, राइट? अगर बच्चा तुम्हारा पूरा होना चाहिए और कुदरत अगर तुम्हें पूरा देना चाहती बच्चा, तो तुम्हें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 2 लोग लगते हैं तो उस बच्चे को दोनों के पास रहने का अधिकार है, दोनों के प्यार का अधिकार है, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, राइट? उस बच्चे को यूज करके आप उसके बाप को जितना वो पैसा देगा आप उससे ज्यादा परेशान करते रह जाओगे। और जैसा कि अतुल भाई ने लास्ट स्टेटमेंट में बोला था कि मेरे पैसे से मेरा दुश्मन ही मजबूत हो रहा है, मैं अपने अपने मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मेरा दुश्मन मुझसे ज्यादा कमजोर रहा है। दुश्मन वर्ड शायद रॉन्ग होगा, मगर जो लोग उसको हरास कर रहे थे, जो लोग, सॉरी माफ करिएगा, उसको बोल रहा हूँ मैं, जो लोग अतुल भाई को हरास कर रहे थे, अतुल भाई उन्हीं लोगों को बीज दे रहे थे, पानी दे रहे थे, यानी कि पैसा दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेंटल हरासमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ बच्चे को यूज करते हैं। आपको पता होगा कि कोर्ट ने पत्नी को कुछ नहीं दिया क्योंकि पत्नी कमा रही है। कोर्ट में बच्चे के नाम से पैसे लिए गए थे, और बच्चे के नाम से हर बार सरकम चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज में और बढ़ा बढ़ा के मांगे जा रहे थे। अब 2 लाख रुपए मांग रही थी, तो वो जितना पैसा, क्या एक छोटे से 4.5 साल से बच्चे के ऊपर 2 लाख रुपए महीना खर्च हो सकता है? आप बताइए बिल्कुल मुझे, नहीं हो सकता है। राइट? और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो सुसाइड नोट देखेंगे, ट्रस्ट मी, मुझे तो रोना आ गया वो सुसाइड नोट देख के। एक बाप, अतुल भाई ने उस सुसाइड नोट में मेंशन किया हुआ है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तो शायद इतना समझदार हो जाए कि वो सुसाइड नोट पढ़े, क्योंकि अभी सुसाइड नोट इंटरनेट पे तो डिलीट तो होगा नहीं, हो सकता है बच्चा जब बड़ा हो तो पढ़े भी। उन्होंने उस बच्चे के बारे में ये लिखा कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने अपनी पूरी उम्र, तुम्हें पूरी जिंदगी दे दी थी, मैं तुम्हारे पर जिंदगी कुर्बान कर देता, मगर पिछले इतने सालों से तुम मिले नहीं हो मुझे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर अब मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि तुम्हें जिस तरह से मेरे खिलाफ यूज किया जा रहा है, मुझे ही परेशान करने के लिए यूज किया जा रहा है। और सोचिए, एक बाप ने कितने दिल पे पत्थर रखने के बाद ये वर्ड्स लिखे होंगे कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना परेशान नहीं होता। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जो है, तुम्हें यूज किया जाए मेरे अगेंस्ट और मेरे घर वालों के अगेंस्ट। और एक बाप को इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है कि उस बाप ने किस दिल से वो चीज लिखी होगी कि मेरे पिताजी के ऊपर तुम जैसे 100 बेटे कुर्बान, तुम जैसे, मैं पिताजी को परेशान नहीं होने दूंगा मेरे, मगर तुम्हारे ऊपर मेरी 1000 लाइफें कुर्बान। तो अगर अतुल जी को अगर 1000 लाइफें मिले तो वो अपने बच्चे पे कुर्बान कर सकते हैं, मतलब अपने बाप की या अपने पिताजी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। और कोई भी अच्छा व्यक्ति, कोई भी अच्छा इंसान और कैसा भी इंसान अपने बाप के ऊपर चीज़ों को नहीं आने दे। तो दिस वाज दी पॉइंट। सबसे बड़ी बात जो मैं इस चीज़ को सम करूंगा कि आप बताइए, केस चल रहा है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ बच्चा है, एक तरफ न्याय है। 3 अलग-अलग चीज़ें हैं कि एक बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे न्याय दे, औरत बोल रही है कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे मारा पीटा, ये सब किया।
औरत पैसे भी मांग रही है और यहाँ पर बच्चा भी है। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले क्या डिसाइड होना चाहिए? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, या बच्चा इंपॉर्टेंट है? बच्चे को जो अभी आज उसकी उम्र है, बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या डिसाइड होना चाहिए? केस तो चलेगा लंबा क्योंकि एविडेंसेस इकट्ठा होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मगर सबसे पहले क्या डिसाइड होना चाहिए? सबसे पहले क्या धारा 24 या 125 डिसाइड होना चाहिए, या सबसे पहले बच्चे का डिसाइड होना चाहिए, बच्चे का विजिटेशन चालू होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो वो टेंडर एज है, उस टेंडर एज में माँ बाप दोनों का प्यार मिले? आपको क्या लगता है प्रकाश जी, क्या डिसाइड होना चाहिए? पहले हाँ, पहले दोनों पहले माँ बाप दोनों का प्यार मिले पहले उस बच्चे को, पहले बिल्कुल बच्चा उसको। डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद पैसा है, फिर न्याय चलता रहे। मगर पहले बच्चा तो दो। यहाँ तो वो पैसे भी दे रहा था और उसके बाद भी मिलने नहीं दे रहा था, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम एक बाप क्या कर सकता है यार? दूर रह के पैसा दे रहा है, 80,000 रुपये महीना दे रहा है। शायद वो बच्चा उसके साथ रहता तो इतना खर्च नहीं होता, इसका 20% भी खर्च नहीं होता। बिल्कुल वो 80,000 रुपये दे रहा है बस बच्चे से मिलने के लिए, मगर उससे बच्चे से नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कोर्ट से पूछना चाहूंगा कि क्या इंसानियत आप लोगों ने छोड़ दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको समझ में नहीं आता है कि पैसा और बच्चे में बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एक बच्चा बीमार होता है तो दुनिया भर का पैसा खर्च कर देता है उसका बाप। क्या आपको ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों इंपॉर्टेंट है, और बच्चा पहले बच्चे के बारे में डिसाइड करना चाहिए और विजिटेशन तुरंत चालू करना चाहिए। उसके बाद आप पैसा डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप पूरे एविडेंसेस इकट्ठा कीजिए और मेरिट के बेस पे केस डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा, जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति, कोई महिला, किसी भी पति को अगर इस तरह से परेशान कर रही है, बच्चे से मिलने नहीं दे रही है, या झूठे केस डाल रही है, तो उसका बहिष्कार करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये जो आर्मी बनती जा रही है जो गलत केसेस की, ये आर्मी और बढ़ती जाएगी, और ये आर्मी बढ़ते बढ़ते एक दिन आपके घर भी पहुंचेगी। आपका भाई, आपका बेटा, या आपका कोई रिश्तेदार, उसके साथ भी ये होगा, और एक और अतुल जो है वो सुसाइड कर सकता है। शायद समाज से पहले कोर्ट को ही इस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट अगर चाह ले तो उनके डिसीजन से ही समाज में बदलाव आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। अतुल जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, शायद और कोई अतुल की तरह खुदकुशी ना कर ले। इस दिशा में सबको सोचना चाहिए कि कैसे इन मामलों को हैंडल कर सकते हैं। अतुल को भी सुसाइड नहीं करना चाहिए था, इस सिस्टम से लड़ना चाहिए था, इस जंग को और लड़ना चाहिए था, और शायद वो सुसाइड नोट पहले भी लिख सकते थे और सुसाइड नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी है कि अगर आपने सुसाइड कर लिया तो क्या, जैसे कि खुदकुशी के आरोप उन्होंने 6 लोगों पे लगाए हैं, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कानून कहता है कि इस देश में कभी किसी को सजा नहीं हुई खुदकुशी के आरोप में, क्योंकि इस सुप्रीम बात पे कोर्ट मैं ने आपको करेक्ट करना चाहूंगा प्रकाश भाई। इमीडिएट गिरफ्तारी होती है अगर ये महिला ने सुसाइड की होती तो। आपको बहुत सारे केसेस मिले होंगे जहां पर इमीडिएट सुसाइड, और बहुत सारे लोग आज भी सजा काट रहे हैं लेकिन क्योंकि महिला ने सुसाइड हाँ, किया। लेकिन सजा नहीं हो पाती है, लास्ट में वो बरी ही हो जाते हैं। खुदकुशी के उकसाने का जो आरोप जब आप लिख के सुसाइड कर लेते हैं तो उसमें सजा नहीं हो पाती है लास्ट में। नहीं, ये आप और इसके इस सुप्रीम बारे में इसको काट दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप गलत बोल रहे हो। सजा होती नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है इसके ऊपर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, जिसका कि आधार बनानी थी अदालतें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आप आरोप लगा देते हैं उकसाने का, तो क्या जिस रस्सी से आप लटक रहे हैं वो रस्सी उसने लाके दी? तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत सवाल उठाता है कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपकी लड़ाई 1 घंटे पहले भी हुई है फोन पे, तो भी आप नहीं आधार बना सकते हैं कि उसने आपको उकसाया है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं अतुल को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। अतुल को जिंदगी जीनी थी और ये लड़ाई लड़नी थी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, लेकिन 6 लोगों का उन्होंने नाम लिया था, और आज बेंगलोर की पुलिस ने 4 लोगों के अगेंस्ट केस दर्ज कर लिया, जिसमें उनकी वाइफ है, उनकी सास है, उनकी वाइफ का भाई है और उनकी वाइफ के चाचा है। इन चारों के नाम एक एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन जो जज साहिबान है जिसका नाम उन्होंने सबसे ऊपर रखा था, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई। इसके अलावा जो पेशकार थे उनके ऊपर भी कोई एफआईआर नहीं हुई। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर हाथ डालने में पुलिस भी डर रही है? और जब अगर पुलिस उन जज साहब पे एफआईआर नहीं कर रही है, तो फिर इन 4 लोगों पे क्यों एफआईआर किया उन्होंने? इसकी भी खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप उन पे कर रहे हैं, तो अगर वो पहले नंबर पे जज का नाम डाल रही है तो उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए थी।
भले ही आप जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे देते। बहरहाल इस मामले पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरीके के मामलों में जिस तरीके से अतुल ने सुसाइड किया है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपके आसपास आपने भी ऐसी घटनाएं देखी हैं? तो इसका भी जिक्र आप कमेंट में कीजिएगा और अपने विचार जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।